स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज किया है। ये रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी के ऑफिशियल नंबर्स नहीं है, वो आरबीआई रिलीज करती है। लेकिन एसबीआई का रिपोर्ट 50 लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बेसिस पे बनाया गया एक प्रोजेक्शन है। एसबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी 6.9% ग्रो हुआ है। मतलब एसबीआई का मानना है कि इंडिया का डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रोडक्शन 6.9% बढ़ा। फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर 1 में इंडिया का जीडीपी 6.7% ग्रो हुआ था। मतलब इस साल एसबीआई 20 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंगली एसबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के जीडीपी में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के कारण ज्यादा ग्रोथ आया। प्राइवेट प्लेयर्स के एक्टिविटी का इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। आज की वीडियो में हम एसबीआई के इस रिपोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम एसबीआई के इस रिपोर्ट के बारे में समझेंगे, फिर हम इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स को भी समझेंगे। हम इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन भी समझेंगे। एंड में हम इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसबीआई के इस रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। इस रिपोर्ट ने ये तो डिक्लेयर कर दिया कि इंडियन जीडीपी फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में 6.9% ग्रो हुआ। लेकिन ये नंबर आया कहां से? देखो दोस्तों, एसबीआई ने इस नंबर को ढूंढने के लिए एक डायनामिक फैक्टर मॉडल यूज किया। इस मॉडल के अंडर एसबीआई ने 41 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स यूज किए ताकि वो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन स्टडी कर पाए। और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो बहुत कम टाइम में और बार बार रिलीज किए जाते हैं, जैसे मंथली जीएसटी कलेक्शन डेटा, यूपीआई ट्रांजैक्शंस डेटा, पावर एंड फ्यूल कंजम्पशन डेटा, व्हीकल और ट्रैक्टर सेल्स का डेटा, एयर पैसेंजर ट्रैफिक डेटा और सर्विसेज पीएमआई या परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इन डेटा पॉइंट्स को एक लासो नाम के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में फीड किया गया और इस एल्गोरिदम ने 20 ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए जो इंडिया के जीडीपी मूवमेंट को सबसे अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस मॉडल ने ही ये कैलकुलेट किया कि इंडिया का जीडीपी फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में 6.9% ग्रो हुआ। फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर 4 में इंडियन जीडीपी 7.4% ग्रो हुआ था। मतलब इंडिया का जीडीपी अभी भी ग्रो तो हो रहा है, लेकिन इस ग्रोथ का रेट थोड़ा सा स्लो हो चुका है। मंथली बेसिस पे देखें तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिखाई देता है। जून में सिर्फ 65% लीडिंग इंडिकेटर्स ने जीडीपी ग्रोथ की तरफ सिग्नल किया था। जुलाई में यह नंबर 83% तक बढ़ गया। मतलब जून में इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ी वीकनेस थी, लेकिन अब शायद इकोनॉमी वापस मोमेंटम पकड़ रहा है। वैसे जीडीपी ग्रोथ के प्रोजेक्शन सिर्फ एसबीआई ने ही नहीं किए, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिलीज किए हैं। आरबीआई के हिसाब से फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में इंडिया का जीडीपी 6.5% ग्रो हुआ। यह एसबीआई के 6.8 to 7% से कम है। लेकिन ये दोनों प्रोजेक्शंस ही एक चीज दिखा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ग्रो तो हो रहा है, बस ये ग्रोथ अभी स्लो है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ एक अच्छी बात है, लेकिन इस ग्रोथ के दो साइड्स होते हैं, रियल ग्रोथ और नॉमिनल ग्रोथ। रियल ग्रोथ इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन एडजस्टेड होता है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स में चेंज के थ्रू नहीं देखा जाता। ग्रोथ में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का इफेक्ट को भी ऐड किया जाता है ताकि ये समझ में आए कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का इम्पैक्ट के कारण इकोनॉमी के ग्रोथ में कितना इफेक्ट हुआ है। वहीं नॉमिनल ग्रोथ की बात करें तो ये प्रीवियस पीरियड से करंट पीरियड के बीच का एब्सोल्यूट चेंज दिखाता है। इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के कारण रियल और नॉमिनल ग्रोथ में कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल 23 के क्वार्टर 1 में ये डिफरेंस 12 परसेंटेज पॉइंट्स तक बढ़ गया था, लेकिन फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर 4 तक ये गैप बस 3.4 परसेंटेज पॉइंट्स तक कम हो गया। फ्यूचर में फॉलिंग इन्फ्लेशन के कारण ये गैप और भी कम हो सकता है। मतलब इंडिया का नॉमिनल जीडीपी फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में 8% तक गिर सकता है। नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे टैक्स कलेक्शंस और डेट टू जीडीपी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी के फॉल के कारण नंबर्स देखने से ऐसा लग सकता है कि इकोनॉमी बहुत स्लो हो चुकी है, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। अब ये तो थे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ नंबर्स और इनके प्रोजेक्शंस का मतलब। चलिए अब देखते हैं कि इस ग्रोथ में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था। जैसा मैंने बताया, एसबीआई के जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा है। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में लास्ट 5 इयर्स में बहुत ग्रोथ आया है। फाइनेंशियल 20 के 3.4 लाख करोड़ रुपीस से ये नंबर फाइनेंशियल 25 तक 11 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट का केपेक्स 25% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। गवर्नमेंट केपेक्स के बारे में एसबीआई रिपोर्ट ने एक इनसाइट भी दिया। गवर्नमेंट केपेक्स टू जीडीपी का इलास्टिसिटी 1.17 है। और इसका मतलब क्या है? मतलब अगर गवर्नमेंट केपेक्स प्रोजेक्ट में 1 रुपये इन्वेस्ट करती है तो उस इन्वेस्टमेंट के कारण 1.17 रुपीस का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ये एक पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट है और इस इंक्रीज केपेक्स का इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। जब भी गवर्नमेंट केपेक्स में एक अनएक्सपेक्टेड बूस्ट आता है, इंडिया की जीडीपी में 3.4% तक का ग्रोथ आता है और ये ग्रोथ लॉन्ग लास्टिंग होती है, जिससे इकोनॉमी के सप्लाई साइड में पॉजिटिव ग्रोथ दिखता है। इससे इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ता है। ये हाई इलास्टिसिटी एक पॉजिटिव मल्टीप्लायर तो है, लेकिन ये बहुत हाई नहीं है।
मतलब गवर्नमेंट केपेक्स से इकोनॉमी में ग्रोथ तो होती है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के वीकनेस के कारण ये इलास्टिसिटी लिमिटेड रह जाती है। इंडियन प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करने में हिचकिचा रहे हैं। अप्रैल 2025 में 2170 कंपनीज का सर्वे किया गया। इन कंपनीज में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर इन्वॉल्व थे। इस सर्वे के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 में प्राइवेट कंपनीज के प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 25 से कम है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस इन्वेस्टमेंट वीकनेस पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि स्लो क्रेडिट ग्रोथ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एपेटाइट के कारण इकोनॉमिक मोमेंटम या ग्रोथ स्लो हो सकता है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट वीकनेस का कारण क्या है? देखो, इसके पीछे 4 रीजंस हैं। वीक डोमेस्टिक डिमांड, एक्सपोर्ट कॉस्ट डिसएडवांटेज, ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी और लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। चलिए इन चारों प्रॉब्लम्स को समझते हैं। सबसे पहले वीक डोमेस्टिक डिमांड। अर्बन और रूरल दोनों रीजन्स में डोमेस्टिक डिमांड वीक था। फिलहाल इन रीजन्स के डिमांड में एक अपटिक आया है, लेकिन डिमांड अभी तक प्रीवियस पीक तक नहीं पहुंचा है। तो अगर डिमांड लास्ट हाई तक भी नहीं पहुंचा है, ऐसे में कंपनी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई बेनिफिट नहीं होता। दूसरा रीजन है एक्सपोर्ट कॉस्ट डिसएडवांटेज। इंडिया के एक्सपोर्ट्स ग्लोबल कंपटीटर्स के कंपैरिजन में 9 to 15% महंगे हैं, जिसके कारण इंडियन गुड्स की फॉरेन मार्केट्स में डिमांड कम हो जाती है। इसीलिए प्राइवेट कंपनीज एक्सपोर्ट के लिए भी कैपेसिटी एक्सपैंड नहीं करना चाहते। थर्ड रीजन है ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी। चाइना +1 और यूएस चाइना के ट्रेड टेंशंस के कारण इंडिया के पास ग्लोबल ट्रेड कैप्चर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चाइनीज गुड्स पे लगाए गए टैरिफ्स एक्सपेक्टेशन से कम है। इसीलिए कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट नहीं करना चाहते। इसके कारण इंडियन कंपनीज चाइना के रिप्लेसमेंट डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट या केपेक्स नहीं करना चाहते। फोर्थ रीजन है लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आरबीआई सर्वेस के हिसाब से प्राइवेट कंपनीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 74 to 75% के आसपास ही फंसा हुआ है, और कंपनीज नए कैपेसिटी एडिशन के लिए इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करते जब तक उनके करंट फैसिलिटीज 80 to 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक नहीं पहुंचते। MOSPI या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने इस इन्वेस्टमेंट वीकनेस पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि कंपनीज एक कंजर्वेटिव अप्रोच ले रही हैं और वो फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना चाह रही हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के इस वीकनेस से इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस वीक लग सकते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में रिकवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, खास करके रूरल इंडिया में। डेटा के हिसाब से जुलाई 2025 से रूरल डिमांड में ग्रोथ देखने मिला। ये डिमांड ग्रोथ स्पेशली ट्रैक्टर सेगमेंट में देखने मिला, जिनके सेल्स बढ़े, और इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का कारण स्ट्रॉन्ग मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में एक्सपेक्टेड शेड्यूल से 9 डेज पहले आ गया। इस अर्ली अराइवल के कारण क्यूमुलेटिव रेनफॉल नॉर्मल लेवल से 2% ज्यादा था। इस स्ट्रॉन्ग मॉनसून का इंपैक्ट इंडिया के पेनिनसुलर रीजन के नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और साउथ रीजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस स्ट्रॉन्ग रेनफॉल के कारण खरीफ सोइंग अच्छा हुआ। 15 अगस्त 2025 तक इंडिया में 1040 हेक्टेयर लैंड में सोइंग हो चुकी थी। ये एक 3.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इसमें राइस, कोर्स सीरियल्स, मूंग और शुगर केन का हायर सोइंग हुआ। खरीफ सोइंग ने टोटल नॉर्मल एरिया का 95% कवर कर लिया है। ये इंडिया के फूड सेफ्टी के लिए एक अच्छा साइन है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वेस भी एक एनकरेजिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं। हाउस होल्ड या जनरल पब्लिक का एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन कम हो सकता है। जब भी हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कम होते हैं, तब इन हाउस होल्ड्स में स्पेंडिंग और कंजम्पशन बढ़ता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कस्टमर्स को लगता है कि प्राइसेस या तो अब बढ़ना बंद होंगे और गिरेंगे, नहीं तो कम से कम फ्लैट रहेंगे। इस कंडीशन में कंज्यूमर्स प्राइसेस वापस बढ़ने के पहले अपने परचेजेस बढ़ा लेते हैं। ये इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हायर कंज्यूमर डिमांड को मीट करने के लिए कंपनीज को अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ सकता है। इससे जीडीपी ग्रोथ में प्राइवेट कंपनीज के लो कंट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। फूड प्रोडक्ट्स, नॉन फूड आइटम्स और हाउसिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस में भी प्राइस एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हुआ है। इन रिडक्शन से कंज्यूमर्स के सेविंग्स बढ़ सकते हैं, जिससे वो अपना कंजम्पशन और बढ़ा सकते हैं। नहीं तो वो इन सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। कंज्यूमर एंड से वापस कॉर्पोरेशंस के साइड में आए तो इंडियन लिस्टेड कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 रिजल्ट्स भी अनाउंस किए हैं। इन रिजल्ट्स के हिसाब से लगभग 4300 कंपनीज के रेवेन्यू में 4.7% का ग्रोथ हुआ है और EBITDA में 6.7% का ग्रोथ। तो इंडियन कंपनीज के फाइनेंशियल्स में ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर 25 के Q1 के 12% और Q4 के 11% EBITDA से काफी कम है। मतलब कंपनीज का ग्रोथ वीक था। अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को एक्सक्लूड किया जाए तो लगभग 3500 लिस्टेड कंपनीज का रेवेन्यू 3.4% और EBITDA 8.5% ग्रो हुआ। फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 में कॉर्पोरेट ग्रॉस वैल्यू एडेड 6.9% था। कॉर्पोरेट जीवीए मतलब सारे कंपनीज, प्राइवेट और पब्लिक ने मिलके इकोनॉमी में कितना वैल्यू ऐड किया। फाइनेंशियल ईयर 25 के Q1 में ये नंबर 10.9% था और Q4 में 8.8% था।
मतलब फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर 1 से इकोनॉमी में कॉर्पोरेट्स का वैल्यू एडिशन कम हो गया है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ स्लो हुआ और जुलाई 2025 तक 10% तक पहुंचा। प्रीवियस ईयर ये नंबर 13.7% था। एग्रीगेट डिपॉजिट्स के ग्रोथ में भी स्लो डाउन आया। ये नंबर लास्ट ईयर के 10.65% से 10.2% तक कम हुआ। लेकिन एसएमई या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्रेडिट में ग्रोथ हुआ है। एसएमई क्रेडिट ईयर ऑन ईयर 21.8% ग्रो हुआ। ये लास्ट ईयर के 14.2 से ऑलमोस्ट 50% का इंप्रूवमेंट है। मतलब छोटे एंटरप्राइजेस एक्सपेंशन के लिए फॉर्मल क्रेडिट रूट्स चूज कर रहे हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग सोर्सेज में भी ग्रोथ आया है। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में बैंक क्रेडिट एक्सक्लूड करे तो कमर्शियल सेक्टर के लिए रिसोर्स फ्लो 15.6% बढ़ा है। अब ये तो था इंडियन इकोनॉमी का करंट कंडीशन। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, केमिकल, एग्रीकल्चर और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स टैरिफ्स और ट्रेड अनसर्टेनिटीज के कारण चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। इन सेक्टर्स के लिए अगले 2 क्वार्टर्स के लिए अर्निंग्स आउटलुक नेगेटिव रह सकता है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ भी हो सकती है। डेटा सेंटर्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। सीमेंट और माइनिंग इंडस्ट्रीज 2028 टू 2030 तक केपेक्स प्लान कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस का केपेक्स फ्लैट रहा, लेकिन इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% से ज्यादा था। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी तक वीक था, लेकिन अब शायद इसमें भी रिन्यूअल आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग के अनाउंसमेंट पाइपलाइन में ग्रोथ आया है। मेटल्स का फ्रेश अनाउंसमेंट में 13% कंट्रीब्यूशन था, केमिकल्स का 8% और मशीनरी का 6%। इस ग्रोथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट कंटिन्यूड है। जीएसटी 2.0 कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए एक एडवांटेज हो सकता है। गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए टारगेटेड मेजर्स भी ले रही है। फाइनेंशियल 24 के 5.6% डेफिसिट को फाइनेंशियल 26 में 4.4% तक रिड्यूस करने का प्लान है। आपको क्या लगता है, क्या ये प्लान सक्सेसफुल होंगे? क्या एसबीआई का फोरकास्ट सही होगा? आप इंडियन इकोनॉमी से अगले 2 क्वार्टर्स में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।